नेहा बहू, जल्दी से मेरे लिए ठंडा पानी लेकर आ। बाहर बहुत गर्मी है, ऐसा लग रहा है जैसे आग बरस रही है। लता बाजार से सब्जी लेकर घर आई थी। वो सब्जी के थैले को डाइनिंग टेबल पर रखती है और हॉल का एसी चालू करके अपनी बहू से पानी मांगती है। तभी लता, एक तू है जिसे बाहर से आकर इतनी गर्मी लग रही है, और एक तेरी बहुएं हैं जो इतनी गर्मी में भी सारा दिन रसोई में रहती हैं। पता नहीं तीनों रसोई में सारा दिन क्या करती रहती हैं। देवकी की बात सुनकर लता काफी हैरान होती है। लता और देवकी दोनों रसोई के पास जाती हैं तो रसोई की खिड़की से गरम गरम हवा आ रही थी। इस 45 डिग्री की गर्मी में ये तीनों कोई काम नहीं होने पर भी रसोई में करती क्या है? क्या इन्हें गर्मी नहीं लगती? लता की तीनों बहू आखिर इतनी गर्मी में रसोई में क्या कर रही थी? क्या उन्हें सच में गर्मी नहीं लगती या इतनी गर्मी में रसोई में रहने की कोई वजह है? ये जानने के लिए चलिए कहानी में पीछे चलते हैं। काजल, मैंने चाय का ट्रे ले लिया है, तो बिस्किट लेकर आ। माँ और ससुर जी दोनों गार्डन में बैठे हुए हैं, हम लोग उन्हें वही चाय दे देते हैं। नेहा और काजल चाय का ट्रे लेकर अपने सास ससुर को चाय देने के लिए गार्डन में जाती हैं। नेहा लता और सुरेश को चाय देकर कहती हैं, मुझे आप दोनों से कुछ जरूरी बात करनी थी। अरे बोलना नेहा बहू, क्या बात है? वो पिताजी, मुझे एक कंपनी में बहुत अच्छा ऑफर आया है। मुझे सिर्फ 5 घंटे काम करना होगा और मुझे 20,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। बहू, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कैसी बातें कर रही है तू? हमारी घर की बहू काम नहीं करती हैं। लेकिन ससुर जी, अब तो मेरी शादी को काफी साल हो गए हैं, मुन्ना भी काफी बड़ा हो गया है। अब अगर मैं कोई काम कर लेती हूँ तो क्या प्रॉब्लम है? मैं घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। नेहा बहू, तू अपने ससुर जी से किस तरह बात कर रही है? बड़ी जबान निकल आई है तेरी। एक बार तेरे ससुर जी ने कह दिया कि काम नहीं करना है तो तुझे सुनाई नहीं देता है क्या? और अगर तू बाहर काम करने के लिए चली जाएगी तो घर का काम क्या मैं करूंगी? नहीं नहीं माँ जी, मैं घर का सारा काम करने के बाद ही ऑफिस का काम करूंगी। आजकल तो औरतें घर ऑफिस दोनों बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं। बहू, हमने एक बार कह दिया ना कि हमारे घर की बहू बाहर काम नहीं करेगी, तो इस बात को गांठ बांध ले। माँ जी, एक बार मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। लता नेहा की कोई भी बात पर ध्यान नहीं देती है और उल्टा कहती है, और अगर तेरे पास इतना ही खाली टाइम है तो तू एक काम कर, जा हम सब के लिए यूट्यूब से देखकर आइसक्रीम बना ले। वैसे भी इतनी गर्मी हो रही है, हमें ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने को मिल जाएगी। लता की बात सुनकर नेहा उदास हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नेहा आंखों में आंसू लेकर रसोई में चली जाती है। वो भारी मन से फ्रिज से आम निकालती है और उसे धोकर उसका पल्प निकालने लगती है। हे भगवान, कैसी जिंदगी हो गई है मेरी। शादी से पहले मैं कितनी इंडिपेंडेंट थी, अच्छे पैसे कमाती थी, हर महीने स्पा, रेस्टोरेंट यही सब जाया करती थी। लेकिन जब से शादी हुई है मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। हर चीज या तो पति से पूछकर करनी पड़ती है या सास से। ये सब सोचते हुए नेहा परेशान होकर भरी गर्मी में पसीने में तरबतर होकर सबके लिए आइसक्रीम बना रही थी। तभी काजल कहती है, दीदी, मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ। मेरे साथ भी तो इन लोगों ने यही किया था। शादी के बाद इन लोगों ने मेरा जॉब छुड़वा दिया। हम बहू के सपने तो इस रसोई में ही मर जाएंगे। काजल और नेहा दोनों उदास होकर सबके लिए आइसक्रीम बनाती हैं और आइसक्रीम बनाकर सभी को खाने के लिए देती हैं। आइसक्रीम देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। अरे वाह बहू, आइसक्रीम तो बड़ी अच्छी बनी है। तुम लोगों के पास काफी फ्री टाइम होता है ना। एक काम करना, हमारे लिए ऐसी अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम बना देना, हम भी तो गर्मियों के मजे ले। लता का ताना सुनकर नेहा उदास हो जाती है। तभी उसका छोटा देवर नील घर आता है और आइसक्रीम देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह भाभी, आप लोगों ने आज आइसक्रीम बनाई है, ये तो बहुत टेस्टी है। इस गर्मी में तो आप लोगों को रसोई में ही रहना चाहिए, ताकि आप इसी तरह से हमें कभी आइसक्रीम तो कभी आम पन्ना बनाकर खिलाती पिलाती रहें। नील आइसक्रीम खाकर बहुत खुश था, इसलिए अपनी भाभीियों की तारीफ करने के लिए वो काफी कुछ बोल देता है। लेकिन उसकी बात सुनकर दोनों बहू उदास हो जाती हैं। नील मजे से आइसक्रीम खा रहा था, तभी उसे उसके दोस्त अनिल का फोन आ जाता है। नील यार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। गांव से फोन आया था, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा है कि उनके पास बहुत कम टाइम बचा है। मुझे गाँव जाने में बहुत डर लग रहा है यार, क्या तुम मेरे साथ चलेगा? अनिल की बात सुनकर नील बहुत हैरान था। भाई तू 5 मिनट रुक जा, मैं अभी पिताजी से बात करके तुझे कॉल करता हूँ। नील अनिल का फोन रखता है और सुरेश से कहता है,
पिताजी, मेरा दोस्त है ना अनिल, उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए मेरा दोस्त बहुत डरा हुआ है। क्या मैं उसके साथ उसके गांव जा सकता हूँ? हाँ बेटा, तू जा। वैसे भी अनिल तेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अगर तू ऐसे वक्त में अपने दोस्त के काम नहीं आएगा तो कब आएगा? बस ध्यान से जाना। सुरेश के हाँ कर देने पर नील अनिल के साथ उसके गांव जाने के लिए तैयार हो जाता है। ट्रेन में अनिल बहुत घबराया हुआ था। एक तो गर्मी, ऊपर से डर की वजह से अनिल को बहुत पसीना हो रहा था। भाई तू चिंता मत कर, संभाल खुद को, तेरी माँ ठीक हो जाएगी। नील अनिल को काफी समझाता है। फिर दोनों गांव पहुंच जाते हैं। अनिल नील को अपने घर लेकर जाता है। डॉक्टर अनिल की माँ को चेक कर रहे थे। डॉक्टर, मेरी माँ को क्या हुआ है? वो ठीक तो हो जाएगी ना? बताइए ना डॉक्टर साहब। आपकी माँ को लास्ट स्टेज कैंसर है। हम इन्हें नहीं बचा सकते। कुछ कहा नहीं जा सकता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर अनिल टूट जाता है। अनिल की आंखों में आंसू टप टप करके गिरने लगते हैं। माँ, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? आपने मुझे अपनी बीमारी के बारे में क्यों नहीं बताया? ये सब कहते हुए अनिल अपनी माँ के पैरों के पास बैठकर रोने लगता है। बेटा, मुझे पता था कि तुम मेरी बीमारी की खबर सुनते ही अपना काम, करियर सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाएगा। लेकिन बेटा, मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती थी, इसीलिए मैंने तुझे नहीं बताया। मुझे माफ कर देना। उषा की बातें सुनकर अनिल बहुत रोने लगता है और नील की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तभी अनिल की बहन रजनी स्कूल से पढ़ाकर घर आती है। रजनी, तुम माँ को इस हालत में छोड़कर स्कूल में पढ़ाने के लिए कैसे जा सकती है? बेटा, अपनी बहन को मत डांट। वो तो बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं जा रही थी, लेकिन मैंने ही उसे स्कूल में पढ़ाने जाने के लिए कहा था। जब ये बच्चों को पढ़ाती है, उन्हें शिक्षित करती है, तो मुझे अच्छा लगता है। ये मेरी ही इच्छा पूरी कर रही है। इतना कहते कहते उषा रोने लगती है। माँ, आप रो क्यों रही हैं? देखिए, आपके बच्चे आपके पास हैं। बेटा, रजनी ने मेरा एक सपना तो पूरा कर दिया, बस मेरी एक इच्छा अधूरी रह गई है। मैं मरने से पहले रजनी की शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि मैं उसके लिए कोई लड़का नहीं ढूंढ पाई। माँ, आप रो मत। आपका बेटा आ गया है ना, आपकी आंखों के सामने ही मैं रजनी की शादी करवाऊंगा। बेटा, तू ये कैसी बातें कर रहा है? इतनी जल्दी कोई लड़का कहाँ से मिलेगा? उषा के ये कहने पर अनिल का ध्यान नील की तरफ जाता है। नील, क्या तुम मेरी बहन से शादी करेगा? मेरी बहन बहुत अच्छी है और वो तेरे परिवार को अच्छे से जोड़ कर रखेगी। अनिल की बात सुनकर नील की आंखें बड़ी हो जाती हैं। भाई, तू ये क्या बोल रहा है? शादी? मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? मेरे घर वाले पता नहीं क्या बोलेंगे। वो शादी के लिए मानेंगे भी या नहीं? नील, प्लीज मना मत कर। तू मेरी आखिरी उम्मीद है। अपने घर वालों को फोन करके पूछ ले। अनिल बहुत उम्मीद से नील को अपनी बहन रजनी से शादी करने के लिए कहता है। नील अनिल की बात मानकर घर के बाहर आकर अपने पिता को फोन लगाता है। पिताजी, मेरे दोस्त अनिल की माँ की हालत बहुत खराब है, वो बच नहीं पाएगी। डॉक्टर ने कह दिया है कि उनकी आखिरी इच्छा अपनी बेटी की शादी देखनी है, इसलिए मेरा दोस्त अनिल मुझे उसकी बहन रजनी से शादी करने के लिए बोल रहा है। क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा, हम लोग अनिल को तेरे कॉलेज के टाइम से जानते हैं। बड़ा ही अच्छा लड़का है। मुझे यकीन है कि उसकी बहन भी उसकी तरह अच्छी होगी। अगर तुझे लड़की पसंद आती है तो तू उसकी बहन से शादी कर ले, हमें कोई एतराज नहीं है। रजनी काफी सुंदर और सीधी सादी लड़की थी, इसीलिए नील रजनी से शादी करने के लिए मान जाता है। फिर मंदिर में नील और रजनी की शादी हो जाती है। उषा व्हीलचेयर पर बैठकर अपनी बेटी की शादी देखती है, लेकिन फिर उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ता है। हॉस्पिटल में भाई, मेरी माँ बोल रही है कि मैं रजनी को लेकर वापस शहर चला जाऊं। उन्हें रजनी को देखना है। भाई, तू रजनी को लेकर चला जा। अगर माँ ठीक होती तो रजनी में तुझे अच्छे से विदा करता, लेकिन अभी हालात ऐसे नहीं है। मैं बस इतना बोलूंगा कि अपने ससुराल को अच्छे से संभालना और अपने पति की बात मानना। ये सब समझकर अनिल अपनी बहन को विदा कर देता है। नील रजनी को लेकर अपने घर आ जाता है। लता अपने बेटे बहू की नजर उतारती है और बहू का गृह प्रवेश करवाती है। रजनी बेटा, कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। लता की बात मानकर रजनी कलश गिराकर घर के अंदर आती है। अरे वाह भैया, आप तो मेरे लिए बड़ी सुंदर भाभी लेकर आए हैं। भाभी, मैं आपकी इकलौती ननद हूँ। हम दोनों की बहुत जमेगी।
अरे देवरानी जी, हम दोनों आपकी जेठानी हैं, हमारी भी खूब जमेगी। बस एक बार आप रसोई में आ जाइए, फिर तो हमें हर वक्त वहीं रहना है। काजल की बात रजनी को थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। लहंगे में ट्रैवल करने की वजह से रजनी को बहुत गर्मी लग रही थी। उसके सर से पसीना टपक रहा था। यार, इस जोड़ी में कितनी गर्मी लग रही है और कितनी सारी रस्में बाकी हैं। मुझे तो ये सब कुछ पता भी नहीं है। अरे नील बेटा, क्या सारी रात यहाँ खड़े खड़े बातें करने का इरादा है? तुम दोनों ट्रेन के सफर से थक गए होगे। जाकर अपने कमरे में आराम करो। नील, तू रजनी को अपने कमरे में ले जा। नील रजनी को अपने कमरे में लेकर आ जाता है। रजनी अपने भारी भरकम लहंगे को चेंज करके नाइट सूट पहनती है। सुनिए ना जी, मेरी माँ हमेशा से चाहती थी कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं, उन्हें शिक्षा दूं। ये मेरा भी सपना रहा है। तो क्या मैं शादी के बाद भी बच्चों को पढ़ा सकती हूँ? हाँ, अगर तुम्हें बच्चों को पढ़ाना है तो पढ़ा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार माँ से पूछ लेना, अगर माँ कहे तो पढ़ा लेना, लेकिन तुम्हें घर के काम भी करने होंगे। जी ठीक है। रजनी और नील दोनों बातें करते हैं और फिर दोनों सो जाते हैं। अगले दिन रजनी की पहली रसोई थी। रजनी सुबह सुबह तैयार होकर रसोई में आ जाती है। गर्मी की वजह से रसोई भट्टी की तरह तप रही थी। अरे यार, यहाँ कितनी गर्मी है। इतनी गर्मी में मैं खाना कैसे बनाऊंगी? हमारे गांव में तो बरामदे में खाना बनाते समय कितनी अच्छी हवा आती थी, लेकिन ये बंद रसोई तो कितनी गर्म है। लेकिन रजनी बेटा, तुझे अपनी पहली रसोई तो करनी पड़ेगी ना। रजनी ये सब सोचकर अपनी पहली रसोई में नान, छोले, डोसा, सैंडविच, दलिया, खीर सब कुछ बनाती है और सारा खाना डाइनिंग टेबल पर सजाती है। जब ससुराल वाले खाने के लिए बैठते हैं तब, वाह भाभी, इतनी सारी डिश, और ये सैंडविच मेरा फेवरेट है। आपको कैसे पता मुझे सैंडविच पसंद है? तारा, कल मैंने तुम्हारे भैया से सभी घर वालों की पसंद नापसंद पूछ ली थी, तो आज मैं खाने में सबकी पसंद का खाना बनाया है मैंने। पोता बहू, कितना टेस्टी दलिया बनाया है तूने। मज़ा ही आ गया दलिया खाकर। बिना ज़्यादा मसाले वाले दलिया बड़ा अच्छा लग रहा है खाने में। बहू, तू रोज़ ऐसे ही हमारे लिए अलग अलग तरह का खाना बनाना। हमारे घर में सभी को अलग अलग खाना खाना बहुत पसंद है। तुम्हारी दादी सास बिल्कुल सही कह रही है बहू। आपसे तू रसोई में रहना और हमारे लिए ऐसे ही टेस्टी खाना बनाना। लता की बातें रजनी को बड़ी अजीब लगती हैं, लेकिन वो लता को कुछ कहती नहीं है। ठीक है माँ जी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। गुजरते दिनों के साथ रजनी अपने नए ससुराल में एडजस्ट होने की कोशिश करती है। नेहा और काजल के साथ उसकी काफ़ी अच्छी बनने लगी थी। एक दिन रजनी दोपहर का खाना बनाकर हॉल में बैठी थी। अब तो मैं अपने ससुराल में काफ़ी खुल मिल गई हूँ। मुझे लगता है अब मुझे माँ जी से बच्चों को पढ़ाने के बारे में बात करना चाहिए। वैसे भी घर के काम करने के बाद मैं काफ़ी बोर हो जाती हूँ। रजनी सोफे में परेशान होकर ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी ननद तारा कॉलेज से पढ़कर घर आती है। भाभी, थोड़ा मेरे लिए आम पन्ना बना दीजिए ना, बहुत गर्मी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे डिहाइड्रेशन से मैं बेहोश हो जाऊंगी। रजनी तारा के लिए आम पन्ना बनाकर उसके कमरे में लाती है। तारा आम पन्ना लेती है और रजनी को अपने कपड़े दे देती है। भाभी, मेरे कपड़े थोड़े गंदे हो गए हैं क्या? आप इसे धो सकती हैं? मशीन काम नहीं कर रही है, मैं बहुत थक गई हूँ। रजनी नई बहू थी, वो तो तारा को मना कर ही नहीं पाती है और उसके कपड़े बाथरूम में जाकर हाथ से साफ करती है। कपड़े धोते धोते उसके पसीने छूट जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। रजनी घर का सारा काम करती और साथ में तारा के भी काम करती। कभी वो तारा के रूम की सफाई करती तो कभी उसके कपड़े तय करके अलमारी में रखती। एक दिन रजनी नाश्ता बनाकर अपने कमरे में बैठी थी। अब तो मेरी शादी को काफ़ी दिन हो गए हैं। मुझे बच्चों को पढ़ाने के लिए माँ जी से बात करनी चाहिए। ये सोचकर रजनी लता के पास जाती है। लता अपने कमरे के बाहर आ रही थी। तभी, माँ जी, मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। मैं शादी से पहले गांव में बच्चों को पढ़ाती थी। क्या मैं यहाँ बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर सकती हूँ? घर के काम के बाद मेरे पास काफ़ी खाली टाइम होता है। कोई ज़रूरत नहीं है बहू बच्चों को पढ़ाने की। हमारे घर की बहू बाहर काम नहीं करती है। तुझे किसी चीज़ की कमी है क्या जो तुझे 4,000 रुपये के लिए बच्चों को पढ़ाना है? नहीं माँ जी, पैसों की बात नहीं है। बच्चों को पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है। मैंने बड़ी बहू को 20,000 रुपये की नौकरी नहीं करने दी और तुझे ट्यूशन पढ़ाने दूंगी? तुझे लगता है ऐसा? कभी नहीं होगा। जाकर दोपहर के खाने की तैयारी कर। लता की बात सुनकर रजनी उदास हो जाती है और रसोई में चली जाती है। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। माँ जी ने मुझे भी काम करने नहीं दिया था। रजनी, मैं भी शादी से पहले फ्रीलांसिंग करती थी और लोगों के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग करती थी, पर शादी के बाद माँ जी ने सब बंद करवा दिया। मुझे बच्चों को पढ़ाकर खुशी मिलती है, लेकिन
अपने अपने करियर के बारे में बातें करते हुए तीनों बहुएं बहुत उदास हो जाती हैं। वो उदास होकर पहले खाना बनाती हैं और फिर घर में डस्टिंग करती हैं। शाम को सभी को पार्टी में जाना था। तारा ने पार्टी में जाने के लिए बहुत ही सुंदर ड्रेस पहना था। माँ बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? तारा, तू तो चांद का टुकड़ा लग रही है। माँ जी, हमारा काम हो गया है, हम लोग भी जाकर तैयार हो जाते हैं। बहू, तुम लोग पार्टी में जाकर क्या करोगी? वैसे भी एक बच्चे की बर्थडे पार्टी है, हम लोग होकर आते हैं। बच्चों की पार्टी है तो क्या हुआ माँ जी, हम लोग भी आउटिंग कर लेंगे ना। वैसे भी इतनी गर्मी में रसोई में रहकर हम लोग परेशान हो गए हैं। कितने दिन हो गए हैं हम लोग कहीं बाहर घूमने भी नहीं गए हैं। मैंने कहा ना बहू, तुम लोग नहीं जाओगी। और वैसे भी अगर तुम लोग चली गई तो खाना कौन बनाएगा? तुम लोग हमारे लिए घर में खाना बनाकर रखना, हम लोग पार्टी से हल्का फुल्का खा लेंगे। वैसे गर्मी में हैवी खाना अच्छा नहीं लगता है। इतना कहकर लता तीनों बहुओं को छोड़कर बाकी परिवार के साथ पार्टी में चली जाती है। लता की बातें तीनों बहुओं को बहुत बुरी लगती हैं। तीनों उदास होकर किचन में खाना बनाने लगती हैं। क्या हम लोगों के नसीब में इस रसोई की गर्मी ही लिखी है? चाहे कोई भी मौका हो, लेकिन हमें गर्मी में भी रसोई में ही रहना पड़ता है। बहुत बर्दाश्त कर लिया हम लोगों ने। माँ जी हमें रसोई में ही रखना चाहती है ना, तो हम लोग रसोई में ही पार्टी करेंगे। काजल हॉल में जाकर होम थिएटर में गाना बजा देती है। बहू किचन में गाना गाती डांस करते हुए खाना बनाने लगती है। गुलाबो जरा इत्र गिरा तो। तीनों बहू खाना बनाना भूलकर मजे से डांस करने लगती हैं, जिसकी वजह से उनका खाना जल जाता है। लेकिन बहुएं इतने दिनों बाद रसोई से बाहर निकलकर एंजॉय कर रही थी, इसलिए उन्हें खाना जलने का पता नहीं चलता है। नेहा, काजल, रजनी तीनों मजे कर रही थी। तभी पीछे से उन्हें लता की गुस्से वाली आवाज सुनाई देती है। सत्यानाश बहू, तुम तीनों ये क्या कर रही हो? और तुमने घर की ये क्या हालत बना रखी है? वो माँ जी, आप लोग तो हमें कहीं लेकर जाते नहीं हैं, तो हमने सोचा कि हम लोग घर पर ही पार्टी कर लेते हैं। तुम तीनों के बहुत पर निकल आए हैं। ये बदबू कहाँ से आ रही है? माँ, भाभीयों ने खाना जला दिया है। ये सब क्या है बहू? तुम तीनों ने नाच गाने के चक्कर में सारा खाना जला दिया। अब हम लोग क्या खाएंगे? बताओ, अब हम लोग क्या खाएंगे? तुम तीनों को रसोई के अलावा कुछ करने की जरूरत क्या थी? तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था रजनी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं खाना ऑर्डर कर दे रहा हूँ। खाना जल जाने की वजह से हर कोई बहुओं पर दाना पानी लेकर चढ़ जाता है। नील के ऑर्डर करने पर डिलीवरी बॉय खाना लेकर आता है। रजनी दरवाजे पर डिलीवरी बॉय से खाना लेकर रसोई में लेकर जाती है। फिर तीनों मिलकर सबको खाना परोसती हैं। खाना देने के बाद तीनों बहू रसोई में आ जाती हैं। हम तीनों की जगह तो ये रसोई ही है। खाना जल गया, रसोई इतनी तप रही है, लेकिन फिर भी किसी को भी हमारी चिंता नहीं है। सभी को अपने खाने पीने की पड़ी है। ये लोग तो ना हमें अपनी पसंद का काम करने देते हैं, और अगर आज हमने अपनी पसंद से कोई चीज कर ली तो इन्हें कितनी तकलीफ हो रही है। हमारे ससुराल वाले बहुत मतलबी हैं। अगर इनका बस चले तो ये लोग हमें गर्मी में भी 24 घंटे रसोई में ही रखेंगे। मुझे तो इन लोगों के साथ खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा। चलो हम लोग गर्मी में इस रसोई में ही खाना खा लेते हैं। अपने ससुराल वालों की हरकतों से परेशान होकर तीनों बहू रसोई में बैठकर गर्मी में खाना खाती हैं। अगले दिन सुबह सुबह सरोज उनके घर आती है। कैसी है भैया? मेरे पोते की गर्मी की छुट्टी पड़ गई थी, तो मैंने सोचा आपसे मिल लूं। हाँ बहन, बता तू कैसी है? और घर पर सब कुछ ठीक है? किसी चीज की कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं भैया, मेरे घर में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बहू घर और ऑफिस दोनों बहुत अच्छे से मैनेज करती है। क्या तू अपनी बहू को ऑफिस जाने देती है? हाँ, मेरी बहू एक बड़ी कंपनी में जॉब करती है। बेटे के पैसे से घर चलता है और बहू के पैसे से बच्चों की पढ़ाई और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट होती है। सरोज, तूने अपनी बहू को बहुत ढील दे रखी है। देखना कहीं वो तेरे हाथ से न निकल जाए। नहीं भैया, आजकल की लड़कियां बहुत समझदार हो गई हैं। उन्हें पता है कि ससुराल में कैसे रहा जाता है। हाँ हाँ, तू तो ये बातें कहेगी ही। तेरे खुद के जो पर निकले हुए हैं तो तेरी बहू के नहीं निकलेंगे। पता नहीं भैया, आपकी सोच इतनी पिछड़ी हुई क्यों है? 2026 में 1918 के आदमी जैसी बातें करते हैं। मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं तो पता नहीं अपनी बहुओं के साथ क्या करते होंगे। सुरेश की बातें सरोज को बहुत बुरी लगती हैं। सरोज दोपहर का खाना खाकर शाम तक अपने घर चली जाती है। उनके जाने के बाद रसोई में तीनों बहू रात के खाने की तैयारी कर रही थी। रजनी आटा लगा रही थी, नेहा सब्जी बना रही थी और काजल बर्तन धो रही थी।
आप लोगों ने देखा ससुर जी की बातें सुनकर बुआ जी का चेहरा कैसे उतर गया था। आज के ज़माने में इतनी छोटी सोच किसी की नहीं होती है। अगर हम कुछ कह दें तो ये उल्टा हम ही चुप करा देते हैं। तुम दोनों देख तो रही हो ना, दिन बर दिन ये रसोई कितनी गर्म होती जा रही है। पता नहीं जून के महीने में क्या होगा। क्या बताऊं दीदी, इतनी गर्मी में सारा दिन रसोई में रहने की वजह से मुझे घमौरी हो गई है, बड़ी खुजली होती है। रजनी तो इस मामले में अकेली नहीं है, हमारा भी वही हाल है। गर्मी की वजह से इतना पसीना हो रहा है कि मेरे बाल हर वक्त भीगे रहते हैं, जिसकी वजह से इतना हेयर फॉल होता है कि बस कुछ पूछो ही मत। मेरे पूरे रूम में मेरे बाल गिरे हुए हैं। तुम लोग तो देख ही सकती हो मेरा चेहरा गर्मी की वजह से कितना झुलस गया है। आजकल तो मुझे अपनी शक्ल आईने में देखने का मन ही नहीं कर रहा है। लेकिन अब बस और नहीं, आज मैं रोहित जी से बात करूंगी। तीनों बहू रात का खाना बनाती हैं। सभी लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद तीनों बहू मिलकर रसोई साफ करती हैं और बर्तन धोती हैं। काम खत्म करने के बाद तीनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती हैं। काजल जब अपने कमरे में जाती है तो आईने के सामने अपना झुलसा हुआ चेहरा और डार्क सर्कल्स देखकर उदास हो जाती है। रोहित जी, मैं कैसी लग रही हूँ? रोहित लैपटॉप पर काम कर रहा था। काजल के पूछने पर वो काजल को बिना देखे कह देता है, हाँ हाँ ठीक लग रही हो। आखिरी बार आपने मुझे कब देखा था? काजल ये सब क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं ऑफिस का जरूरी काम कर रहा हूँ और तुम पता नहीं क्या क्या बोल रही हो। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। और मुझे आपसे कोई तारीफ नहीं सुननी है। मुझे 5,000 रुपए दीजिए। मुझे कल पार्लर जाना है और पार्लर में स्पा, फेशियल, मैनिक्योर और पेडिक्योर करवाना है। अच्छा, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? रहना तो तुम्हें रसोई में ही है, और जब तुम रसोई में गर्मी में रहोगी तो फिर ये फेशियल तो खराब हो ही जाएगा। तो क्या फायदा फेशियल करवाने का? मैं तुम्हें बेफजूल खर्ची के लिए पैसे नहीं देने वाला हूँ। रोहित की बात सुनकर काजल को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो रोहित को बिना कुछ बोले सो जाती है। अगले दिन भी काजल का मूड खराब रहता है। वो बिना कुछ कहे रसोई में जाकर नाश्ते में सभी के लिए डोसा बनाने की तैयारी कर रही थी और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। क्या बात है काजल, आज तो तुम देवर जी का पसंदीदा डोसा बना रही हो, लेकिन ये क्या, तुम रो क्यों रही हो? एक तो काजल गर्मी में रसोई में डोसा बना रही थी तो गैस चूल्हे की आंच से उसका चेहरा लाल हो गया था। ऊपर से रोने की वजह से उसकी आंखें सूज गई थी। कल मैंने रोहित जी से 5,000 रुपए मांगे पार्लर जाने के लिए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा क्या जरूरत है पार्लर जाने की, रहना तो तुम्हें रसोई में ही है। ऐसा कहा रोहित भैया ने? काजल, सिर्फ रोहित ही नहीं बल्कि संजीव भी मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। एक हफ्ते पहले मैंने उनसे साड़ी खरीदने के लिए 3,000 रुपए मांगे थे क्योंकि मुझे अपने दोस्त की शादी में जाना था, लेकिन उन्होंने मुझे पैसे देने से मना कर दिया और उन्होंने मुझे मेरे दोस्त की शादी में भी जाने नहीं दिया। दीदी, यही हम बहुओं की जिंदगी है। हमारी जिंदगी ऐसे ही पति की सेवा करते करते निकल जाएगी और हम लोग इस रसोई में घुट घुट कर मर जाएंगे। नहीं दीदी, अब ऐसा नहीं होगा। बहुत बर्दाश्त कर लिया हम लोगों ने। हमारे पति और ससुराल वालों को हमारी कोई कदर ही नहीं है। रजनी बिल्कुल सही कह रही है। हमारे सास ससुर कहते हैं कि हमें बाहर काम करने की क्या जरूरत है, हमारे पति हमारा सारा खर्चा उठाएंगे। लेकिन जब हम अपने पति से पैसे मांगते हैं तो वो हमें पैसे नहीं देते हैं। तुम दोनों बिल्कुल सही कह रही हो। देखो हमारी हालत देखो, इस गर्मी में रसोई में रहकर हम लोग अपनी उम्र से कितने बड़े दिखने लगे हैं। दीदी, अगर हमारे ससुराल वाले हमें रसोई में ही रखना चाहते हैं तो ठीक है, अब हम लोग रसोई में ही रहेंगे और यहीं से अपने सपने को पूरा करेंगे। तुम्हारा दिमाग में चल क्या रहा है, तुम बताओगी? मैंने सोच लिया है, अब मैं रसोई में बैठकर बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाऊंगी। काजल दीदी, मैं तो कहती हूँ कि आप भी अपने फ्रीलांसिंग शुरू कर दीजिए। और नेहा दीदी, आप कोई वर्क फ्रॉम होम जॉब ढूंढ लीजिए। वैसे भी तो मोदी जी ने हम सबसे कहा ही है कि वर्क फ्रॉम होम जॉब करने के लिए। हाँ, अब मोदी जी ने कह दिया है तो हमें वर्क फ्रॉम होम ही करना होगा। सॉरी, वर्क फ्रॉम किचन। नेहा की बात सुनकर तीनों बहू हंसने लगती हैं। अब तीनों बहू सुबह के नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना बनाने के बाद भी खाली टाइम में रसोई में ही रहती हैं। एक दिन तारा और लता दोनों हॉल में बैठी थीं। क्या बात है माँ, आजकल तीनों भाभी कुछ ज्यादा ही किचन में रहती हैं। तारा, तू देख नहीं रही है, तेरी भाभियां इस गर्मी में हमारे लिए कितना टेस्टी टेस्टी खाना बनाने लगी हैं। कभी आइसक्रीम, कभी कस्टर्ड, कभी फ्रूट सलाद, तो कभी नींबू की शिकंजी। अगर वो लोग रसोई में रहकर हमारे खाने पीने का ध्यान रख रही हैं तो दिक्कत क्या है, रहने दो उन्हें रसोई में। लता तारा की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और उसकी बात को इग्नोर कर देती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। तीनों बहू ने अपने ससुराल वालों के साथ उठना बैठना, खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया था। वो रात में अपने पतियों से भी बात नहीं करती थी। एक दिन रोहित खाना खाते हुए लता से पूछता है,
माँ कुछ हुआ है क्या? आजकल काजल सारा दिन रसोई में ही रहती है, वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती। हाँ माँ, रजनी भी हमेशा अपने आप में ही रहती है। नेहा तो मुझसे बात ही नहीं करती, कुछ कहने जाओ तो चिढ़ जाती है, इसीलिए मैंने उसे बोलना ही बंद कर दिया है। पता नहीं तीनों को क्या हो गया है, शायद गर्मी में रसोई में रहकर परेशान हो गई होंगी। तुम लोग ज्यादा ध्यान मत दो, कुछ दिन में वो ठीक हो जाएंगी। लता ये कहकर बात टाल देती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन लता बाजार से सब्जी लेकर आती है। बाहर से आने की वजह से उसे बहुत गर्मी लग रही थी। वो हॉल में एसी चालू करके सोफे पर बैठती है। नेहा बहू, जल्दी से मेरे लिए ठंडा पानी लेकर आ, बाहर बहुत गर्मी है, ऐसा लग रहा है जैसे आग बरस रही हो। लता, एक तू है जिसे बाहर से आकर इतनी गर्मी लग रही है, और एक तेरी बहुएं हैं जो इतनी गर्मी में भी सारा दिन रसोई में रहती हैं। पता नहीं तीनों रसोई में सारा दिन क्या करती रहती हैं। देवकी की बात सुनकर लता को भी अजीब लगता है। वह रसोई की तरफ जाती है तो रसोई से गर्म हवा निकल रही थी, जिसे देखकर लता को बड़ा अजीब लगता है और वो रसोई के अंदर जाती है और अंदर का नजारा देखकर हैरान हो जाती है। बहू, ये सब क्या है? तुम लोग क्या कर रही हो? नेहा, काजल और रजनी तीनों रसोई में अपना अपना काम कर रही थी। रजनी कद्दू काटते हुए लैपटॉप में बच्चों को पढ़ा रही थी, तो वहीं नेहा कान में हेडफोन लगाकर लैपटॉप पर मीटिंग करते हुए बर्तन धो रही थी और काजल चावल चढ़ाकर टैब में अपनी डिजाइन बना रही थी। माँ जी, हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं, आप लोग तो हमें रसोई में ही रखना चाहते थे ना। देखिए, हम लोग रसोई में ही हैं और इतनी गर्मी में रसोई में बैठकर आप लोगों की फरमाइशें पूरी कर रहे हैं। माँ जी, देख रही हैं इन लोगों के पर निकल आए हैं। आने दो इनके पतियों को, उन्हें मैं बताऊंगी कि उनकी पत्नी उनसे छुपकर काम कर रही हैं। माँ जी, हमने तो आपसे कितनी बार काम करने की इजाजत मांगी थी, लेकिन आपने मना ही कर दिया। आपने हमारे सपनों को मारकर इतनी गर्मी में भी रसोई में रहने के लिए हमें मजबूर कर दिया, तो अब हम लोग वही करेंगे जो हमें खुशी देता है। माँ जी, आप कहती थी ना कि हमारे पति हमारा खर्च उठाएंगे, लेकिन उनसे कुछ पैसे मांगने जाओ तो वो हमें ऐसे मना करते हैं जैसे हमारी कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए अब मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। माँ जी, अब हम तीनों अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं। अब हम इतना कमा लेते हैं कि उससे हम लोग अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सकें। तीनों बहू की बात सुनकर लता गुस्से में पैर पटक कर रसोई से चली जाती है और रात को जब उनके पति घर आते हैं तो लता उन्हें सारी बात बताती है। माँ छोड़ो नहीं, ये लोग झूठ बोल रही होंगी, वैसे भी घर पर बैठकर ये लोग कितना ही कमा लेंगी, और ये नया नया भूत है, कुछ दिन होने दो, घर और ऑफिस संभालने में इनकी बैंड बच जाएगी और इनका सारा भूत उतर जाएगा। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, वैसे भी घर और ऑफिस संभालना बच्चों का खेल थोड़ी ना है। इन्हें क्या पता कि हम लोग कितने टाइम से घर और ऑफिस दोनों मैनेज कर रहे हैं। तीनों बहू मन ही मन संजीव की बात सुनकर हंसती हैं। अगले दिन काजल को एक कंपनी में उसके डिजाइन के बारे में बात करने के लिए बुलाया जाता है। काजल उस कंपनी में जाती है। ये रोहित का ऑफिस था। रोहित काजल को ऑफिस में देख लेता है। काजल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ अपने डिजाइन के बारे में बात करने आई हूँ, मुझे कंपनी से बुलाया गया था। क्या? इसका मतलब काजल, तुम वो डिजाइनर हो जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं? तुम्हारी डिजाइन की वजह से ही हमारी कंपनी की सेल्स बढ़ी है। रोहित और काजल बात कर रहे थे कि तभी पीछे से रोहित का बॉस आता है। अरे रोहित, तुम काजल को जानते हो? हाँ सर, ये मेरी वाइफ है। क्या सच में? रोहित, तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना, हम लोग इनसे थोड़ा डिस्काउंट ले लेते, इनके चार्जेस बहुत हाई हैं। तुम्हारी वाइफ बहुत टैलेंटेड है। एक तरफ ऑफिस में रोहित के बॉस उसके सामने काजल की तारीफ करते हैं तो वहीं घर पर रजनी का एक स्टूडेंट और उसके पिता उसके घर आते हैं। शाम का वक्त था, सभी लोग हॉल में बैठे टीवी देख रहे थे। अरे मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके पढ़ाने की वजह से ही मेरे बेटे ने स्कूल में टॉप किया है। मैं तो अपने बेटे की पढ़ाई छुड़वाने वाला था, लेकिन आपने इतने कम पैसे में ट्यूशन देकर इसका भविष्य बना दिया। अरे नहीं नहीं, ये तो आपके बेटे की मेहनत है। रघु रजनी की बहुत तारीफ करता है। रजनी की तारीफ सुनकर सुरेश और लता को अच्छा लगता है। थोड़ी देर में रघु अपने बेटे को लेकर चला जाता है और तभी रोहित और काजल घर आते हैं। माँ, पता है आज ऑफिस में सभी काजल की कितनी तारीफ कर रहे थे? सबने मेरी भी बहुत तारीफ की। माँ, हमने इन लोगों के साथ बहुत गलत किया है। बेटा तू सही कह रहा है, आज एक आदमी रजनी की कितनी तारीफ कर रहा था, मुझे बहुत खुशी हुई मेरी बहू की तारीफ सुनकर। माँ जी, आप लोगों ने तो हमें कभी समझा ही नहीं, खासकर नेहा दीदी को। वो कंपनी की मैनेजर बन चुकी हैं। कल उनका प्रमोशन हुआ था और अब वो हर महीने के 50,000 रुपए कमाती हैं। नेहा, क्या रजनी सच कह रही है?
हाँ, रजनी सही कह रही है। आप लोगों ने कभी हमारे टैलेंट को समझा ही नहीं। आज दूसरों से हमारी तारीफ सुनकर आपको अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने तो हमें गर्मी में इस रसोई में काम करने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन हमने हिम्मत करके अपने सपनों को जिंदा रखा। नेहा की बात सभी को बहुत बुरी लगती है। सॉरी रजनी, मैंने तुमसे शादी तो कर ली लेकिन तुम्हारे सपने को पूरा करने में तुम्हारा साथ नहीं दिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। बहू, हमें माफ कर दे। तेरे साथ बहुत गलत किया हमने। तुम तीनों हमें माफ कर दो। तुम्हें अब इतनी गर्मी में रसोई में रहने की जरूरत नहीं है। तुम एसी में अपने कमरे में बैठकर काम करो। रही बात खाना बनाने की, तो हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। ससुराल वाले तीनों बहू से माफी मांगते हैं। आप लोगों को माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप बस हमारी कदर करें, वही बहुत है। हर ससुराल वाले को समझना चाहिए कि उनकी बहू नौकरानी नहीं है, वो भी इंसान है। उन्हें अपनी बहू को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि मारना चाहिए। ससुराल वाले अब बहुओं को रसोई में नहीं रखते थे। नेहा, काजल और रजनी अब घर और ऑफिस का काम दोनों ही संभालती थी और खुशी खुशी अपने परिवार वालों के साथ रहती थी।